हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हमने बायोलॉजी की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम अपना एक नया फ्रेश, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। प्यारे विद्यार्थियों, मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज, और इसके अंदर जिस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार हम क्वेश्चनों को समझते हुए इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको मेरे पीछे एक खूबसूरत सी मानव ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क का डायग्राम स्लाइड्स दिख रही होगी। इसके अंदर मैंने डिटेलिंग में हर एक चीज को डिस्कस किया है और उन्हीं चीजों को पुट किया है जिनका अपने एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जानते हैं सबसे पहले मानव मस्तिष्क के बारे में, यानी कि मस्तिष्क क्या होता है। आपने सभी ने देखा होगा अपना जो ब्रेन होता है, पहले तो इसकी जगह कौन सी है। हमेशा कोई भी ह्यूमन ऑर्गन की अगर आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ऑर्गन्स अपने शरीर के अंदर किस जगह पर पाया जाता है। मान लो कि हमने पीछे, अगर हम आगे भी बात करेंगे तो हम जब भी मानव सिस्टम यानी कि तंत्रों की बात करेंगे तो सबका एक पर्टिकुलर स्पेस, जगह या प्लेस के बारे में बात करेंगे। वैसे जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क कहां पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि अपना जो खोपड़ी होती है यानी कि कपाल या क्रेनियम वाला भाग, उसके अंदर सुरक्षित रहता है अपना मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले इसका जो हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन या इसका नॉर्मल परिचय समझ लेते हैं। भार, आयतन कैसा होता है, कितना होता है वगैरह एंड ऑल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क का भार के बारे में। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग, देखो अपने को एवरेज पता होना चाहिए, 1400 ग्राम इसका भार होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना है। कैसे ऑप्शन के ऊपर? काफी बुक है जो 1300 और 1400 के बीच में मानती है। अगर ऑप्शन के अंदर आपको मिले कि मानव मस्तिष्क का भार है 1300 ग्राम, 1350 ग्राम, 1400 ग्राम या 1200 ग्राम, तो आपको मैक्सिमम कहां तक जाना है? 1400 ग्राम तक जाना है। अगर 1400 ग्राम नहीं मिले तो 1300 और 1400 के बीच में जो है उसके ऊपर जाना है। देखो ये कुछ कंसेप्ट बेस्ड चीजें हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पर्टिकुलर हर एक लेवल की बुक है वो इसके बीच में एवरेज हमेशा इसका भार देती है। कोई भी ऑर्गन हो उसका एवरेज भार दिया जाता है। तो मैक्सिमम होता है उसको हम क्या देते हैं? वरीयता देते हैं। तो सबसे पहले ही हो गया कि मानव मस्तिष्क का जो भार है वो कितना है? 1400 ग्राम है। अब अपने भार की बात कर ली, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा मानव मस्तिष्क है, इस पूरे के पूरे मानव मस्तिष्क का आयतन कितना है। तो इस पूरे के पूरे जो मानव मस्तिष्क का आयतन है 1650 मिलीलीटर। कितना है? 1650 मिलीलीटर इसका आयतन है, 1400 ग्राम इसका भार है। ये इसकी थोड़ी सी जनरल चीज है, यानी कि मानव मस्तिष्क कैसा होता है। अपने को दिख रहा है कि ये एक बंद मुख्य संरचना के समान नजर आ रहा है। फिर हम बात करेंगे कि इसका रंग, तो विशेषकर इसका रंग, अगर रक्त यानी कि ब्लड इसके अंदर बह रहा है, तो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपके साथ बात की थी कि जिसके अंदर रक्त बहता है तो उसका क्या होता है कि कलर मैक्सिमम के अंदर रेड, डार्किश रेड या डार्क हो जाता है। याद रखना। तो इसका भी इसी प्रकार का कलर अपने को दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर इसका जो भार है, इसका जो आकार है वो शिशु के अंदर यानी कि छोटे बच्चों के अंदर कैसा होता है, वयस्क के अंदर कैसा होता है। तो ये जो पूरा का पूरा 100% ब्रेन है, ये तो एक वयस्क के अंदर पूरा का पूरा डेवलप्ड मैच्योर ब्रेन है। लेकिन जब भी शिशु होता है, जब भी मानव का जन्म होता है शिशु के दौरान, तो उसका जो पूरे के पूरे ह्यूमन ब्रेन का उसके अंदर जो विकास होता है वो कितना होता है? केवल 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4, यानी कि 1/2 ही होता है। 6 वर्ष की आयु होते होते वो पूरा ब्रेन क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ये जनरल चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आयतन को लेकर 1650 मिलीलीटर। फिर हमने बात कर ली भार को लेकर 1400 ग्राम। हमने बात कर लिया था इसका कि ये जो पूरा का पूरा मानव मस्तिष्क है, ये शिशुओं के अंदर कितना होता है कि शिशु के जन्म के दौरान मानव मस्तिष्क का क्या होता है? वो केवल 1/4 ही उसके अंदर विकसित होता है। 6 वर्ष की, याद रखना, 6 वर्ष की आयु आते आते संपूर्ण मानव मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होती है? मानव मस्तिष्क के अंदर क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, मानव मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। क्या बिछा रहता है? नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका। ध्यान से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। इसके अंदर क्या पाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं होती कितनी है? याद रखना, 100 बिलियन, 100 बिलियन, मिलियन नहीं, 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है मानव मस्तिष्क के अंदर। 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं, और प्रत्येक तंत्रिका कोशिकाएं, जो प्रत्येक एक तंत्रिका कोशिका होती है वो 25,000 से जुड़ी रहती है। 100 मिलियन पाई जाती है, पर्टिकुलर एक है जो 25,000 से कनेक्ट रहती है। तो इस प्रकार
2.5 करोड़ तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बन जाता है। कितना? 2.5 करोड़ तक। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और ये जाल हमेशा याद रखना, तंत्रिका कोशिकाओं का परिवर्तन स्थान बदलता रहता है। परिवर्तन स्थान कैसे है? उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो इस प्रकार 2.5 करोड़ तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बन जाता है। मानव मस्तिष्क के अंदर 100 मिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अब बात करेंगे कि ये तंत्रिका कोशिकाएं 100 मिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो इन 100 मिलियन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण कौन प्रदान करता है? तो इनको पोषण प्रदान करता है, इसके अंदर एक सेल पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना, न्यूरोग्लिया सेल। कौन सी है? न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया जो कोशिकाएं होती है, ये न्यूरोग्लिया कोशिकाएं इन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको भरण पोषण भोजन उपलब्ध कराती है। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, हमने 4-5 फैक्ट चीजें पढ़ी है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 1400 ग्राम इसका भार हो गया, 1650 मिलीलीटर इसका आयतन हो गया। ये जन्म के दौरान संपूर्ण ब्रेन का 1/4 विकसित होता है। शिशु के अंदर 100 मिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। पर्टिकुलर एक तंत्रिका कोशिका 25,000 तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार ये 2500 तंत्रिका कोशिकाओं का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल बना लेता है, एक केन बना लेता है। फिर बात करेंगे ये जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो न्यूरोग्लिया जो कोशिकाएं पाई जाती है वो तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ये तो हमने बात की थी किसकी? ये हमने बात की थी ओवरव्यू इस पूरे के पूरे ब्रेन की। अब आप जब ये ब्रेन की संरचना देख रहे हैं तो इस ब्रेन की संरचना में आपको क्या मिल रहा है? हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। बाहर से हम अगर अंदर की तरफ जाए तो बाहर से अंदर की तरफ क्या जाएंगे? तो देखो ब्रेन के सबसे बाहर की तरफ अपने को 3 लेयर नजर आ रही है। 3 लेयर देखो, ये सबसे बाहर की तरफ ब्लैक, उसके बीच में रेड, और सबसे अंदर की तरफ ब्लैक, 3 लेयर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये जान सकते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क 3 स्तरीय या 3 लेयर से मिलकर बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 3 लेयर या 3 स्तरीय मानव मस्तिष्क बना होता है। अब ये 3 स्तरीय होती क्या है? याद रखना, मानव मस्तिष्क के अंदर त्रिस्तरीय जो लेयर होती है, ये तीनों लेयर का नाम है, सबसे बाहर की तरफ है ड्यूरोमीटर, उसके मध्य की होती है अरेक्नोइड, और सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है पायामीटर। कौन कौन सी होती है याद रखना? एक होती है ड्यूरोमीटर, एक होती है अरेक्नोइड, और एक होती है पायामीटर। ये क्या पाई जाती है? ये 3 प्रकार की जो क्या है, ये लेयर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 प्रकार की लेयर ह्यूमन ब्रेन के चारों तरफ कवर्ड करके रखती है। याद रखना, इन लेयर को क्या कहा जाता है? याद रखना, मानव मस्तिष्क के चारों तरफ एक त्रिस्तरीय कवर पाया जाता है, उसे कहा जाता है मेनिंजेंस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेंस। मेनिंजेंस। देखो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन के चारों तरफ त्रिस्तरीय कवर, यानी कि एक जाल बिछा रहता है, या उसके ऊपर चारों तरफ कवर लगा रहता है 3 प्रकार की परतों का। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है मेनिंजेंस। ये मेनिंजेंस 3 कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर की तरफ ड्यूरोमीटर, हार्ड होती है, सबसे बाहर की तरफ ड्यूरोमीटर, उसके बीच में पाई जाती है अरेक्नोइड, ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है पायामीटर। क्या पाई जाती है? पायामीटर। और आप सभी को पता है कि पायामीटर सबसे अंदर की तरफ है, तो ये किससे संपर्क में रहती है? मस्तिष्क के आंतरिक भाग से संपर्क में रहती है। मस्तिष्क, यहां हम बात करते हैं संपूर्ण मस्तिष्क क्या रहती है? संपर्क में रहती है। अगर ये पायामीटर मस्तिष्क के संपर्क में है तो ये समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क बहुत ही कोमल भाग होता है, तंतुमय कोमल संयोजक सा बना होता है। तो ये जो पायामीटर है ये मस्तिष्क के साथ संपर्क में रहेगी, तो इसका भी कैसा होगा व्यवहार, या इसका जो बनने का प्रवृत्ति कैसी होगी? ये भी बहुत ही कोमल, लचीली और गुद्देदार संरचना के रूप में पाई जाती है, और मस्तिष्क के ऊपरी भाग में संपर्क में रहती है। अब ये इन 3 चीजों की आवश्यकता क्यों है? ये मेनिंजेंस क्यों आवश्यकता है? सुनिए, क्योंकि मेनिंजेंस क्या करता है कि ब्रेन को बचाता है बाह्य आघात से। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये केवल कवर करके रखता है तो नॉर्मल अटैक से बचाता है। अब हम बात करेंगे जो ये लेयर्स है, ये तीनों लेयर्स, और बीच में क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया। तो ये जो मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप सभी को याद रहना चाहिए। ये तीनों प्रकार की परतें, और ये बीच में मस्तिष्क, मस्तिष्क के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि द्रव्य किसके मध्य बना रहता है? याद रखना, ये जो मेनिंजेस है 3 प्रकार की लेयर, इनके और ब्रेन के आंतरिक यानी कि ब्रेन के बीच में क्या भरा रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य भरा रहता है। अब इसका कार्य पूछ लिया जाता है।
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य का कार्य है मस्तिष्क को झटकों से, अचानक हुए आघातों से बचाना। उसकी आंतरिक सतह को, ये द्रव है तो आंतरिक सतह को क्या रहेगा, नम बनाए भी रखता है। तो तीन मुख्य कार्य हो गए, अचानक आने वाले झटकों, बाह्य आघातों से बचाना, और अगर ये लिक्विड है तो ये इसकी आंतरिक सतह को क्या करता है, नम बनाए रखता है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी बात होगी। ये देखो हमने बेसिक डिटेल बात की है, बाहर से अंदर की ओर हम आ रहे हैं। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कहां पाई जाती है, खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। क्रेनियम की बात होगी। फिर इसका वजन कितना होता है, तो वजन होता है 1400 ग्राम। ठीक है, अब इसका आयतन की बात की थी, तो आयतन कितना होता है, 150 मिलीलीटर इसका आयतन होता है। फिर इसके अंदर होता क्या है, ब्रेन के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है, 100 मिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। 100 बिलियन, मिलियन नहीं, 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये जो 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनको पोषण कौन प्रोवाइड करता है, उनको पोषण प्रोवाइड करती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है न्यूरोग्लिया कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, न्यूरोग्लिया कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अब एक तंत्रिका कोशिका 25,000 से कनेक्ट रहती है। एक पर्टिकुलर एक तंत्रिका कोशिका कितने से कनेक्ट रहती है, 25,000 तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। तो ऐसे ऐसे करके 2.5 करोड़ तंत्रिका कोशिकाओं का कितना जाल बन जाता है, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। ये था इसका इंट्रोडक्शन। फिर हमने बात की थी कि ब्रेन के चारों तरफ 3 परतों का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेंस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेंस। ये मेनिंजेंस 3 परतों से मिला होता है। तीनों परतों के नाम है, सबसे बाह्यतम ड्यूरोमीटर, बीच वाली एराक्नोइड, और सबसे आंतरिक वाली पायोमीटर। हमने बात कर ली थी। अब ये मेनिंजेंस है, ये 3 परतें, मेनिंजेंस और मध्य के बीच में एक द्रव भरा रहता है। मध्य मतलब मस्तिष्क के बीच में क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कार्य करता है, मस्तिष्क को झटकों से बचाता है, अगर कोई चोट लग जाए उससे बचाव करता है, और इसकी प्रवृत्ति द्रव्य होती है तो ये मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। ये हमने पढ़ा है मस्तिष्क के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि ये जो मस्तिष्क है, इसके कितने भाग होते हैं, कितने भाग, कैसे कि हम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटकर आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों के अंदर बांटा गया। मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर बांटा गया, 3 भागों के अंदर। मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का पहला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग है वो है मध्य मस्तिष्क। कौन सा, मध्य यानी कि बीच वाला मस्तिष्क। पहला भाग कौन सा हो गया, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क। दूसरा भाग कौन सा हो गया, मध्य मस्तिष्क यानी कि बीच वाला मस्तिष्क। और तीसरा भाग कौन सा हो गया, पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क। अब एक ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, जब भी हम मस्तिष्क का डायग्राम देखते हैं तो काफी बार हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका आगे वाला भाग है और ये इसका पीछे वाला भाग है। ऐसा नहीं है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखें, क्योंकि ब्रेन ऐसे फिट रहता है अपने मस्त खोपड़ी के अंदर। तो ऊपर वाला ये भाग हो गया और नीचे की तरफ जो आएगा वो नीचे वाला भाग या पश्च यानी पीछे वाला भाग रहेगा। तो अपने को ये जो ऊपर की तरफ जो संरचना दिख रही है, ये कौन सी है, अग्र मस्तिष्क, आगे वाली। ठीक है, इसके बीच में जो ये संरचना दिख रही है कौन सी है, मध्य मस्तिष्क, बीच वाली। और इसके नीचे जो संरचना दिख रही है कौन सी है, पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाली। यहां कोई आदमी खड़ा है तो इसके पास, इसके आगे वाली, बीच वाली और सबसे पीछे वाली। इसी प्रकार अपने को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क का पहला भाग, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क क्या, देखो ये वाला जो अपने को भाग दिख रहा है, यहां से लेकर इस प्रकार हम अगर चाप निकाले तो ये जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अपना है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। 2 कौन से मुख्य भाग है, देखो हमने बात की थी कि यहां से लेकर इस चापनुमा संरचना में बात करें तो ये क्या है, ये है अपना अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है, इसको 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में इसके बीच में देखो एक डिवाइड करने वाली आपको एक स्पाइनल दिख रही है, रेखानुमा संरचना दिख रही है। इसका आगे का भाग और इसका पीछे का भाग 2 भागों में बट गया। आगे का भाग को क्या बोलेंगे, आगे का भाग को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या, ये वाला भाग अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा, एक है प्रमस्तिष्क और एक है कौन सा, अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मतलब अग्र मस्तिष्क, पश्च यानी पीछे वाला। तो ये वाला हो गया अग्र मस्तिष्क पश्च, हो गया। अब बात करेंगे प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आता है, प्रमस्तिष्क के कार्य बताओ, पश्च मस्तिष्क के कार्य बताओ, मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य बताओ, पोन्स वोरलाई, इस प्रकार इनके कार्य पूछा जाता है। तो प्रमस्तिष्क का कार्य है मानसिक कार्य। मानसिक कार्य यानी कि जो मेंटली आप कोई चीज करते हैं, यानी कि सोचना है, किसी चीज को समझना है,
किसी चीज के बारे में अगर आप सोचते हो, उसके बारे में को समझने का प्रयास करते हो, किसी के बारे में तर्क करते हो या किसी को याद करते हो, तो इस प्रकार जो मानसिक कार्य करता है वो कौन सा मस्तिष्क का भाग करवाता है? प्रमस्तिष्क करवाता। इसका दूसरा कार्य कौन सा है? दूसरा कार्य है ज्ञानेंद्रियों की सूचनाओं को ग्रहण करना। अब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने शरीर के अंदर कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। कितनी? 5 हो गई। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की सूचनाओं को ग्रहण करना तथा इसका विश्लेषण करने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य करता है, क्योंकि अपने को डायरेक्ट कोई फंक्शन ऑप्शन में नहीं मिलता है। ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐच्छिक क्रियाओं का संकुचन को प्रारंभ कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? यह कार्य कौन करता है? ऐच्छिक क्रिया जब भी आए या ऐच्छिक पेशियां आ जाए तो प्रमस्तिष्क उनको कंट्रोल करता है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐच्छिक मतलब कि आप सभी को बताएं कि आप किसी के बारे में सोचते हो अपनी इच्छा अनुसार, आप कोई भी कार्य करते हो अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तो प्रमस्तिष्क कार्य क्या होते हैं? अपने को 3 याद रखना। एक तो ऐच्छिक पेशी वाला संकुचन को आरंभ करता है, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की सूचनाओं को ग्रहण कर उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है। ज्ञानेंद्रियों की सूचनाओं को ग्रहण करके इसका विश्लेषण करता है। और तीसरा क्या है? मानसिक कार्य करता है, जैसे सोचना है, समझना है, तर्क करना है या किसी के बारे में किसी को याद करना है। ये सारी चीजें कौन करता है? अग्र मस्तिष्क का पहला भाग या एक भाग प्रमस्तिष्क करता है। अब बात करेंगे जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क पश्च। अब ये जो अग्र मस्तिष्क पश्च है ये 2 भागों में बटा रहता है। अग्र मस्तिष्क पश्च 2 भाग कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क पश्च के 2 भाग हैं, एक तो है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों देखें, हमने बात की अग्र मस्तिष्क पश्च की, इधर वाले एरिया के अंदर यहां पर जो पाया जाएगा, यहां पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह संरचनाएं पाई जाती है बीच के अंदर, मध्य मस्तिष्क के पास में। तो अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य होता है पीड़ा, सुख या दुख जैसे संवेदी आवेगों का कार्य करना। अब देखो, आप सभी कभी भी पीड़ा को महसूस करते हैं, दुख या सुख की अनुभूति करते हैं, तो इस प्रकार की जो संवेदी आवेग होते हैं उनके ऊपर कौन कार्य करता है? थैलेमस कार्य करता है। कौन सा? मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पश्च का पहला भाग जिसका नाम है थैलेमस, वो क्या कार्य करता है? पीड़ा, सुख, दुख आदि संवेदी आवेगों पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क पश्च का जो दूसरा भाग है। कौन सा दूसरा भाग? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? आपने हाइपोथैलेमस ये नाम सुना होगा। आप जब भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आप हाइपोथैलेमस के बारे में काफी पढ़ते हैं। अब देखो ये क्या करता है? ये प्रेरित व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब प्रेरित व्यवहार कैसे? प्रेरित मतलब कि आपके अंदर जब भी भूख लग रही है, प्रेरणा हो रही है भूख के प्रति, प्यास लगना है, भूख लगना है, काम वासना की भावना आदि जो प्रेरित व्यवहार होते हैं वो हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस का कार्य। प्रेरित व्यवहार आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है और कोष्टक के अंदर एग्जाम्पल के रूप में उनके उदाहरण बताए, क्योंकि एग्जाम में अपने को यही मिलेगा ऑप्शन के अंदर कि हाइपोथैलेमस का कार्य है, वहां पर अपने को प्रेरित व्यवहार ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेरित व्यवहार का नियंत्रण कौन करता है? प्रेरित व्यवहार का मतलब है किसी की प्रेरणा से, यानी कि भूख लगना, प्यास लगना, काम वासना या किसी के बारे में देखकर। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि प्रेरणा के दौरान बात करें तो आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके प्रति अपनी सहानुभूति होना, भोजन के बारे में सोचने पर भूख लगना, प्यास लगना, ऐसे जो प्रेरित व्यवहार होते हैं वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है? हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, मानव शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यानी कि अपने जो शारीरिक तापमान होता है उसे भी हाइपोथैलेमस क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब आप तापमान की बात कर लो, पीएच मेंटेनेंस की बात कर लो, ये सारा कौन काम करेगा? हाइपोथैलेमस कार्य करेगा। तो हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करी। क्या क्या? अग्र मस्तिष्क के 2 भाग है, एक है प्रमस्तिष्क और एक है अग्र मस्तिष्क पश्च। प्रमस्तिष्क के कार्य की भी बात की थी कि सोचना समझना है, ज्ञानेंद्रिय को ग्रहण करना है और ऐच्छिक पेशियों को संकुचन करना। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क पश्च के 2 भाग थे, इसमें पीड़ा, सुख, दुख की बात हो रही थी, तो इसके अंदर प्रेरित व्यवहार और तापमान की बात हो रही थी। अब मानव मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन? ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क, क्योंकि मानव मस्तिष्क के 3 भाग की बात की थी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अग्र के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मतलब कि बीच वाला। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज को सुनना है या किसी भी चीज को देखना है तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा कि आंखों के प्रति संवेदी कौन है, वहां पर एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो उसका आंसर सही में रहेगा लेकिन वो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। कैसे? कि वहां पर मिलेगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो याद रखना सुनने व देखने की संबंधी जो भी कार्य कंट्रोल किया जाता है वो मध्य मस्तिष्क का पहला भाग जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। याद रखना केवल सुनने और देखने के बारे में, देखकर उसका विश्लेषण करना अलग बात है, केवल दिखाना अपने को, कोई भी पिक्चराइज हो रही है उसको समझना नहीं। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई पानी का भरा हुआ गिलास पड़ा, तो आप ग्लास के बारे में केवल देखकर पहचान सकते हो कि ये ग्लास है, आप विश्लेषण नहीं कर सकते कि किस प्रकार का, किस रंग है, इसके बारे में अलग बात होती है। केवल कोई भी चीज को पिक्चराइज करना, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या नाम है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कार्य करता है? देखने तथा सुनने संबंधी कार्य का विश्लेषण करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपना प्रमस्तिष्क वर्तक, किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग है। मध्य मस्तिष्क यहां पर पाया जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने अपने को ये डायग्राम के अंदर बताने की कोशिश की है, इस प्रकार की संरचना होती है। ये 100% श्योर नहीं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैंने केवल इसको अलग किया है, किससे? अग्र मस्तिष्क से और पश्च मस्तिष्क से, ताकि अपने को पता चले कि यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। तो ये जो प्रमस्तिष्क वर्तन होता है ये क्या कार्य करता है? ये मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। अब ये वर्ड आ गया नया, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? आपको पता है कि ब्रेन जो अपने दिमाग, या हम बात करते हैं स्कल के अंदर जो सुरक्षित रहता है, तो स्कल जिस स्थान पर टिका रहता है उसके नीचे क्या है? मेरुरज्जु है। तो मेरुरज्जु देखो यहां पर इसके आगे का भाग कौन सा होता है? मेरुरज्जु होता है। तो ये क्या करेगा? मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है, यहां पर ये कनेक्टिव के काम जैसा काम करेगा। कौन सा? प्रमस्तिष्क वर्तक। यहां से ऐसी संरचना निकली यहां से, और इस प्रकार क्या होगा? मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करेगा। तो इस प्रकार मध्य मस्तिष्क के भी दो भागों के बारे में पढ़ लिया, कौन से? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और प्रमस्तिष्क वर्तन, दोनों के बारे में डिटेल में हमने जानकारी ली। अब अपना जो मस्तिष्क का अंतिम भाग बच गया है, अब अंतिम भाग कौन सा? यानी कि हम बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में, तो मानव मस्तिष्क का अंतिम भाग है पश्च मस्तिष्क। यानी कि देखो सबसे पीछे वाला रहेगा क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक की बात की थी हमने। तो पश्च मस्तिष्क होता है जो तीसरा भाग है। पश्च मस्तिष्क खुद है जो 3 भागों के अंदर बटा जाता है। 3 भाग कौन से? पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होता है। पहला होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स मोरलाई और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में जाने तो यहां पर होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यहां पर पाया जाता है इस प्रकार राउंड शेप में। पोन्स मोरलाई इस संरचना के अंदर पाया जाता है और मेडुला ऑब्लांगेटा यहां पर पाया जाता है। तीनों का मैंने क्यों इनको लेबलाइज किया है? क्योंकि ये डायरेक्ट अपने को पता ही नहीं चलता है कि पश्च कौन सा भाग है, क्योंकि हम यहां से लेकर यहां तक आगे से लेकर पीछे की तरफ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो आओगे तो ऊपर की तरफ यानी कि आगे वाला, बीच में जो आएगा बीच वाला, और सबसे पास वाला अपने आएगा वो पीछे वाला रहेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अनुमस्तिष्क के बारे में। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क अपने संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। पहला तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया कि अनुमस्तिष्क मानव शरीर का संतुलन करता है। दूसरा क्या है कि ये पेशीय क्रियाओं में समन्वय करता है। अब ये पेशीय क्रियाएं क्या होती है और इसका समन्वय कैसे? जो भी अपनी जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, जो भी हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार अपने को कार्य की प्रवृत्ति, किस प्रकार हम जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें कोई भी आदमी दौड़ रहा है या उसके अंदर जो रनिंग कर रहा है, तो काम कौन कर रही है? पेशीय क्रिया, यानी कि मसल्स काम कर रही है, लेकिन उनका समन्वय कितनी स्पीड से दौड़ना है, कहां पर जंप मारना, कहां पर रुकना है, उनके दोनों पैरों के बीच में जो एफिशिएंसी वो बराबर रहनी चाहिए, ये सारा माइंड कंट्रोल करता है। और माइंड का कौन सा भाग? पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क वाला भाग है वो क्या कार्य करता है? पेशीय क्रियाओं में समन्वय का कार्य करता है। अगला जो पश्च मस्तिष्क का भाग है वो है पोन्स मोरलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है पोन्स मोरलाई। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपने मानव शरीर के अंदर जो चबाना यानी चवर्ण क्रिया, भोजन को खाते समय जो चबाते हैं हम, चवर्ण क्रिया होती है, चाविंग, उसमें क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे? कि किस चीज को कितना चबाना है और उसको कितनी मात्रा के अंदर खाना या चबाना है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? पोन्स मोरलाई करेगा। फिर लार क्रिया को भी कौन करता है कंट्रोल? मानव मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसका नाम है पोन्स मोरलाई, वो क्या करता है? लार क्रिया को भी
नियंत्रित करता है। और इसका तीसरा है नेत्रों की गतिशीलता का नियंत्रण। देखो कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर कि जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो केवल देखने और सुनने का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेत्रों को की गतिशीलता का भी करता है। नेत्र को जो हम गतिशील करते हैं, नेत्र के अंदर इधर उधर देखने में, ऊपर नीचे करने पर, ये जो इसका कार्य होती है नेत्रों की गतिशीलता का कार्य, वो मानव मस्तिष्क के अंदर पोन्स वोरलाई करता है। कौन करता है? पोन्स वोरलाई। पोन्स वोरलाई कौन है? पश्च मस्तिष्क का भाग है दूसरा, और नेत्रों की गतिशीलता का नियंत्रण करता है। नेत्र किस प्रकार गतिशील रहेंगे उसका नियंत्रण कौन करता है? पोन्स वोरलाई करता है। पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पीछे वाला भाग होता है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक ऑर्गन हो गया, एक हम बात कर रहे हैं एक पार्ट हो गया किसका? ब्रेन का। क्योंकि ये क्या कहा जाता है? ये सभी प्रकार की जो अपनी अनैच्छिक पेशियां, वर्ड याद रखना, अनैच्छिक, अपनी इच्छा के बिना होने वाली, ये जिनके ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं है। एक ही एग्जांपल दे देता हूं, श्वास। अब आप बोलोगे सर हम श्वसन क्रिया जो है ऐच्छिक हो गई, हम श्वास रोक सकते हैं। कितनी देर तक रोक सकते हो? आपके अंदर एक लिमिट है, उसके बाद आपको सांस लेनी ही पड़ेगी, वो आपकी इच्छा के बाहर है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कार्य करता है? श्वास लेने वाली, खांसने की। आपको पता है कि खांसी को आप नहीं रोक सकते, खांसी आएगी तो आएगी ही, वो अपनी एक अनैच्छिक क्रिया के अंदर आती है। श्वसन क्रिया, खांसने, हृदय की धड़कन, जो हार्ट की बीटिंग होती है, हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। उनको भी हम क्या कर सकते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तदाब, ब्लड का जो पर्टिकुलर प्रेशर होता है, रक्तदाब, उसको भी कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। और आहार नाल के अंदर कुंचन, अब एक वर्ड आ गया, आहार नाल के अंदर कुंचन। तो आहार नाल के अंदर कुंचन क्या? याद रखना, कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना। मानव शरीर की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, जब हम भोजन करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि आपको जो भोजन किया है वो भोजन नीचे ही क्यों जाता है? आप पैर के ऊपर उल्टे लटक के भी कुछ खाना खाते हो तो वो अंदर ही जाता है, बाहर नहीं आता। झूला झूलते समय भोजन करते हो तो भी वो अंदर ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अपने आहार नाल के अंदर एक गति होती है, उसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। क्या नाम है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है मानव शरीर की आहार नाल के अंदर। वो उस मूवमेंट की वजह से जो भी हम चीज ग्रहण करते हैं वो हमेशा आमाशय की तरफ गति करती है। किसकी तरफ? आमाशय की तरफ गति करती है, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। तो उस मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें एक वर्ड कॉमन याद रख लेना। कॉमन वर्ड कौन सा? कि ये किसको करता है? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक पेशियां जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, श्वसन क्रिया है, हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है, आहार नाल के अंदर पाए जाने वाला क्रमानुकुंचन गति है, इस प्रकार की जो अपनी अनैच्छिक क्रिया है उनको कौन कंट्रोल करता है? मानव मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रह जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा किसका काम करता है? अनैच्छिक का। ऐच्छिक का कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक किसके बारे में क्या देखा। इसके अंदर आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक वर्ड याद रखना, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक की बात मेडुला ऑब्लांगेटा, अगर ऑप्शन में मिले तो 100% है कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका एक सेपरेट नाम अलग हो गया, स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें डायरेक्ट याद हो जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा पश्च मस्तिष्क। क्या मिलेगा? पश्च मस्तिष्क। याद रखना, क्योंकि आपने को पता है कि मानव के ब्रेन की हम बात करें तो देखो पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, ये तीन भाग है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको पता है कि प्रमस्तिष्क भी डाल देता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना कि जो पश्च मस्तिष्क है उसका जो तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। तो ऑप्शन में आपको ज्यादातर यही मिलता है, और अभी तक जो एग्जाम आया है जिसका लेवल 12th बेस है वहां पर यही मिलता है, क्योंकि ये इसके आगे की बात है। मेडुला ऑब्लांगेटा एक तो नॉर्मल सी बात है कि ये आसानी से याद होने वाला है, क्वेश्चन कभी भी घुमाया नहीं जाता। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में जानकारी, अनैच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियों के बारे में प्रमस्तिष्क। याद रखना, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का भाग नहीं है, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क उसका भाग है। अब आपको पूछ लिया जाए निम्न में से मानव मस्तिष्क के भाग है, ऑप्शन नंबर अ करके बोला जाए प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी करके बोला जाए प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी करके बोले अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। और डी बोले अग्र, मध्य और पश्च। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, अपने को दिमाग में क्या रखना है? आगे से लेकर पीछे की तरफ ध्यान में रखना है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये तीन मुख्य भाग होते हैं मानव ब्रेन यानी कि मानव के मस्तिष्क के। अब इनके अलग अलग भाग होंगे वो अलग बात है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का भी चांस बनता है। तो अपने को पता चल गया, ये अपने को प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क का कार्य याद रखना, ऐच्छिक पेशियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है दुग्ध जैसी संरचना के लिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार। याद रखना, हाइपोथैलेमस हम अगला जो
चैप्टर लेंगे कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रेरित व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसके अंदर याद रखना कॉर्पोरो क्वाड्रिजेमिना क्या है, देखने और सुनने की क्रिया का विश्लेषण करना, केवल देखने और सुनने की, इसका कोई मतलब नहीं है कौन सी चीज दिख रही है, क्या हो रहा है, कितनी गति हो रही है, कोई नहीं, केवल पिक्चराइज करता है अगर सुन। और अगर बात करेंगे प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क का काम क्या है कि ये कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है और उसका जो मेरुरज्जु जो होता है उसके बीच में जोड़ने का काम करता है। मैंने अभी बताया था यहां से इस प्रकार जोड़ता है, ठीक है। अब देखने की बात हो गई तो यहां पर हमने एक बात की थी, कौन सी बात, पोन्स वोरलाई की, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था इसको क्योंकि पोन्स वोरलाई क्या करता है, नेत्रों की गतिशीलता को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगर ऑप्शन में मिल जाए नेत्रों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है तो आपके ऑप्शन क्या रह जाएगा, पोन्स वोरलाई मिलेगा, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, पश्च मस्तिष्क मिलेगा। तो याद रखना गतिशीलता, पश्च मस्तिष्क और देखने संबंधी का विश्लेषण कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या मध्य मस्तिष्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मानव मस्तिष्क के बारे में डिटेल में पूरा का पूरा इसके जो कार्य है उसके बारे में, इसके भाग है, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जाना। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। धन्यवाद।